ये कहानी है एक ऐसे नल्ले बेरोजगार इंजीनियर की जो एक नोबेल प्रिंस के बॉडी में रीबॉर्न होता है, एक ऐसे बोरिंग और डेंजरस बॉर्डर टाउन में जो बिल्कुल जंगल जैसी जगह में है। वो इस बॉडी में आते ही कहता है कि एक बूढ़ा आदमी मुझे लेने आया, लेकिन नॉक करने से पहले ही उसकी मुलाकात एक मेड से हुई जो अभी मुझे सर्व करके गई थी। वो बोलती है कि मैं सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो नर्वस और जालसाज लग रही थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। बूढ़ा आदमी अंदर आता है और मुझे बेहोश पड़ा हुआ देखता है। जमीन पर वाइन का प्याला गिरा हुआ होता है। उसे अभी नहीं पता होता, लेकिन उसी मोमेंट में ओरिजिनल प्रिंस मर चुका होता है और तभी मैं इसी बॉडी में कॉन्शियस फील करता हूँ। मैं उठकर कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है। बूढ़ा आदमी तुरंत मुझे चलने को बोलता है क्योंकि बाहर एक विच को एग्जीक्यूट करना है और वो ऑर्डर मुझे ही देना है। बाहर भीड़ पागल हो रही होती है। एक यंग लड़की पर पत्थर फेंके जा रहे होते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं कि विच विच है ये। और ऊपर बालकनी में नोबल्स बैठे होते हैं वाइन पीते हुए, जैसे कोई वीआईपी शो देख रहे हो। तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं एक प्रिंस बन चुका हूँ। मैं काम एक्ट करता हूँ, रूम में घूमता हूँ और फ्लोर पर वो जहरीला पॉइजन वाइन देख करके मुझे समझ आ जाता है कि किसी ने ओरिजिनल प्रिंस का खेल खत्म कर दिया है। जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। सब लोग मुझसे विच को हैंग करने का ऑर्डर मांग रहे होते हैं। बीच भीड़ में मेरी नजर उस मेड पर पड़ती है जो चौंक कर मुझे देख रही होती है, क्योंकि प्रिंस अभी भी जिंदा है, यानी मैं जिंदा हूँ। मैं विच को देखता हूँ, वो बस एक यंग लड़की है। ये सब कुछ अब मुझे पागल कर रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन एक प्रिंस बन करके एक्ट कर रहा हूँ। मैं इस चीज को डिले करने का ऑर्डर देता हूँ, पर रॉयल नाइट तुरंत मना कर देता है। कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक बार विच आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे तुरंत मारना ही पड़ता है, वरना और विचेस आ जाएंगी। तब मैं कहता हूँ कि और विचेस आना बुरी बात क्यों है, सब एक साथ आएंगी तो हम सबको एक साथ पकड़ लेंगे। नाइट फ्रीज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ब्रेवरी डिसीजन है और ट्रायल पोस्टपोन हो जाता है। बाद में मैं कैरेज में वापस आ रहा होता हूँ और बिना जाने कि मैं उसी मेड के पास बैठा होता हूँ जिसने मुझे जहर दिया था, और वो भी इनोसेंट एक्ट कर रही होती है। मेंशन पहुंचकर मैं रूम में जाकर के सब प्रोसेस करता हूँ। मैं एक मजाक की तरह एक प्रिंस की बॉडी में फंसा हूँ। कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई पावर नहीं, और ये दुनिया डार्क और बैकवर्ड है। मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तभी खुद को देख सोचता हूँ कि चलो कम से कम ये बंदा हैंडसम तो है, और यहीं से डिसाइड करता हूँ कि अब इस सिचुएशन का फुल मजा लूंगा। डिनर के टाइम रॉयल एडवाइजर आता है और सीधा पूछता है कि मैंने विच को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। मैं कैजुअली पूछता हूँ कि इतना बड़ा इशू क्यों है ये। वो बताता है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट में और विचेस देखी गई हैं और एक सिंबल मिला है जो विचेस कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन का है। मैं पूछता हूँ कि ये क्या है। वो एक्सप्लेन करता है कि पहले विचेस अकेली काम करती थी, लेकिन ये एसोसिएशन सबको एक मिशन के लिए जोड़ना चाहती है, जिसका गोल है सीक्रेट माउंटेन ढूंढना जहां विचेस को इटर्नल पीस मिलेगा। इसलिए वो लोग एक्टिवली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तब मैं बेरोजगार इंजीनियर पूछता हूँ कि तुम लोग डरते हो कि वो सभी इस अकेले विच को बचाने आएंगे। वो पैनिक कर जाता है और कहता है कि हाँ, और विच को तुरंत मारना जरूरी है। वो कहता है कि जब विच की पावर अवेकिन होती है तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। पावर, ये सब सुनते ही मेरी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। वो बताता है कि रिसेंटली एक माइंड कोलैप्स हुआ था और इस विच ने अपनी पावर यूज करके एक आदमी को जला दिया, जैसे एक कैंडल पिघलती है। ये सुनकर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे उस विच को खुद देखना है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर के शॉक्ड हो जाता है। मैं पूछता हूँ कि लटकने की जगह उसे जलाया क्यों नहीं जा रहा, तो एडवाइजर कहता है क्योंकि वो आग से नहीं डरती। मॉडर्न वर्ल्ड में आने की वजह से अब मुझे ये सब फैंटेसी नॉनसेंस लगती है, लेकिन फिर भी मैं डंजन की तरफ चल देता हूँ। नाइट मुझे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो मेरी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। प्रिंस कहता है कि अगर तुम बुराई का सामना नहीं करोगे तो उसे हराओगे कैसे। तो नाइट कहता है कि इंसान की लिमिट्स होती हैं, लापरवाही हिम्मत की निशानी नहीं होती। तब प्रिंस कहता है कि यानी तुम ये कहना चाहते हो कि हम सिर्फ कमजोरों को पनिश करें और स्ट्रॉन्ग को इग्नोर करें। जिस पर वो नाइट सॉरी बोलता है और हम सब आगे बढ़ते हैं। जब प्रिंस विच के सेल तक पहुंचता है तो पूरी तरह से स्टंड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत जो थी। उसकी डीप ब्लू आईज जिनमें बिल्कुल भी नफरत नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिख रहा था। चेंज में होने के बाद भी नाइट्स तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तब प्रिंस वहाँ पे अपना इंट्रो देता है और उसका नाम पूछता है। वो हल्के से आवाज में कहती है एना। प्रिंस उससे पूछता है कि सब सच बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। एना थोड़ी हेजिटेट करके टूट चुकी होती है, लेकिन वो बताना शुरू करती है। वो कहती है कि जब माइंड कोलैप्स हुआ था तो उसके फादर का पैर फंस गया था। वो उन्हें बचाने के लिए भागी, लेकिन एक और माइनर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और मेरे फादर की सारी सेविंग्स चुरा ली। सारी जिंदगी की मेहनत एक सेकंड में चली गई। वो इतना इंजर्ड होने के बाद भी लड़ रहे थे। जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा वो चोर मेरे फादर के नहीं छोड़ने पर कुल्हाड़ी उठा करके उनके सर पे मारने वाला था, और बिना सोचे समझे मैंने उसे मार दिया। प्रेजेंट में प्रिंस पूछता है तो तुम्हें पकड़ा कैसे गया। एडवाइजर्स उसकी तरफ से जो जवाब देता है वो सुन करके प्रिंस हिल जाता है। एना को उसके फादर ने बिट्रे किया था। हाँ, उसके बाप ने उसे 25 गोल्ड कॉइन्स के लिए दे दिया, इतना पैसा कि वो आराम से पूरी जिंदगी जी सकता था। प्रिंस एना की तरफ देखकर पूछता है कि
जो आदमी तुमने मारा वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग था, तुमने कैसे किया? एना शांत आवाज में कहती है, डेविल पावर से। प्रिंस को डाउट होता है तो वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखाओ। सब लोग वहाँ पैनिक कर जाते हैं क्योंकि विच कभी भी सबको मार सकती है। एना भी वार्न करती है कि आपकी इतनी क्यूरियोसिटी एक दिन आपकी मौत का कारण न बन जाए। प्रिंस उससे कहता है कि एना, अगर तुम डीमन हो तो तुम मुझसे भी पहले अपने बाप को मारना चाहोगी। ये बात सीधा उसके दिल पर लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अपने ही बाप से बिट्रेयल, ये सही में एक अलग लेवल का दर्द होता है। प्रिंस उसके पास जाते हुए सीधा पूछता है कि तुम एक बेचारी लड़की हो या एक डेंजरस डीमन। नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कॉलर तोड़ देता है जो उसकी पावर सील कर रहा था। सब लोग पैनिक में भागने लगते हैं और तब प्रिंस अपनी आंखों से उसकी असली पावर देखता है। फ्लेम्स पूरी सेल में फैल जाती हैं। नाइट चिल्लाता है कि भागो, लेकिन प्रिंस एक ही जगह रुका रहता है। फिर वो नोटिस करता है कि एना फायर को कंट्रोल कर रही है और उसे सेल के अंदर ही रोक रही है। वो उसके पास चलकर आती है, उसके कपड़े जल चुके होते हैं। फिर वो फायर को बुझा देती है, धीरे से शांत आवाज में कहती है, माय लॉर्ड, अब आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई? एना कहती है कि अब आप मुझे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जैकेट उस पर डाल देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। अगले दिन प्रिंस रूम में अकेला बैठा होता है और एना की पावर्स के बारे में ही सोच रहा होता है। मेरी पास्ट लाइफ में मैं इंजीनियर था और थर्मोडायनेमिक्स मुझे परफेक्टली आता है। मुझे पता है कि हीट कभी भी खुद से क्रिएट नहीं होती और एंट्रोपी हमेशा बदलती है, लेकिन एना ने इन सब रूल्स को तोड़ दिया। वो हीट क्रिएट कर रही थी, लिटरली कुछ नहीं से, जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसका दिमाग हिल जाता है। विचेस की पावर इंसेन भी है और इंसेनली यूजफुल भी। तभी बारोफ रूम में आता है। प्रिंस सीधा पूछता है कि काम हो गया? बारोफ कहता है कि हाँ, विच को दोपहर में लटका दिया गया है और फेस कवर था ताकि किसी को पता न चले कि वो कौन था। प्रिंस सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर उससे कहता है कि पूरी सिटी का डाटा लाओ, ट्रेड, टैक्सेस, एक्सपेंसेस और लास्ट पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, साथ ही प्रोडक्शन सेक्टर का भी डिटेल, टेक्सटाइल, स्टील, सिरेमिक, सब। बारोफ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पहले वाला प्रिंस बिल्कुल यूजलेस था। वो पूछता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए आपको? प्रिंस सिंपली कहता है कि जो बोला है वो ले आओ। वो मान जाता है और कहता है कि आप फाइनली अपनी टाउन को लेकर सीरियस हो गए। फिर वो मैप के पास जाता है और पूरी सिचुएशन एनालाइज करता है। तिमोथी वेंसिला का इकोनॉमिक हब हैंडल करता है, गेराल्ड मिलिट्री किला कंट्रोल करता है, ग्रेसिया ट्रेड पोर्ट संभालती है, टिली कल्चरल सिटी मैनेज करता है और मैं सबसे बेकार गरीब बॉर्डर टाउन में फेंक दिया गया हूँ। वो बारोफ से सीधा पूछता है कि मेरे चांसेस क्या हैं ऊपर उठने के? बारोफ सच बोलता है कि पिछले साल आपने सब बिगाड़ दिया था, सिटी ऑलरेडी डाउनफॉल में है और नोबल्स अपनी मर्जी की चला रहे हैं। तब प्रिंस पूछता है कि असल में यहाँ कंट्रोल किसके पास है? बारोफ बिना सोचे तुरंत जवाब देता है कि रॉयल हाउस ऑफ फोर्टजा विंबलडॉन्स के पास। प्रिंस हल्की से स्माइल करता है और कहता है कि ये सब तो बस एक फ्रंट है। मैं समझता हूँ कि असल में किंगडम को चर्च कंट्रोल करता है। सिर्फ वही किंग लेजिट माना जाता है जिसे पोप ताज पहना है। इसका मतलब करंट किंग सिर्फ एक पपेट है। चाहे मेरे भाई अपनी टेरिटरी कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लें, एंड में सब कुछ चर्च का ही है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर मैं इस सिस्टम के बाहर किंगडम बना दूं तो थ्रोन मेरा होगा। फिर वो बारोफ की आंखों में देखकर पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि चर्च सियासी मामलों में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करता है? बारोफ एग्री करता है लेकिन कहता है कि चर्च की पावर लोगों में डीपली रूटेड है। प्रिंस शांति से जवाब देता है कि लोग चर्च को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो बोलता है वो लोग मान लेते हैं, और अगर हम साबित कर दें कि चर्च झूठ बोल रहा है तो लोग उनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा? ये दिखाना कि विचेस बुरी नहीं होती हैं। यहाँ बारोफ समझ जाता है कि यही असल रीजन था एना को बचाने का। प्रिंस उससे सीधा कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम असिस्टेंट से बढ़ करके मेरा राइट हैंड बन सकते हो। उस दिन के बाद से बारोफ ने कभी मेरे डिसीजंस पर सवाल नहीं उठाए। नाइट उससे चिंता में कहता है कि अगर नोबल्स को पता चल गया कि हम विच को छुपा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन बारोफ उस बात को इग्नोर कर देता है। उधर एना गार्डन में अकेली होती है, अपनी सोच में डूबी हुई। उसने प्रिंस के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है और बारोफ बताता है कि उसे 1 गोल्ड कॉइन पर मंथ मिलेगा। एना शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इतना पैसा उसके फादर साल भर में भी नहीं कमा पाते थे। वो दरअसल समझ नहीं पा रही थी कि मैं उससे चाहता क्या हूँ। उसके लिए विच होना मतलब दुष्ट, शैतानी और कर्स्ड होना है। तभी प्रिंस वहाँ आता है, उसे रियलिटी में खींचता है। वो उसे सॉरी बोलता है कहते हुए कि इतना सब होने के बाद तो उसे रेस्ट मिलना चाहिए था। एना पूछती है कि आपने मुझे बचाया क्यों और ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है? प्रिंस उससे कहता है कि आओ चलते हुए बात करते हैं। चलते वक्त एना फिर से कहती है कि उसने किसी को मारा है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। प्रिंस शांति से कहता है कि तुमने वो सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन एना नहीं मानती, कहती है कि मैं बुरी हूँ और ये पाप कभी नहीं मिट सकता। तब प्रिंस उसे एक फूल तोड़ करके देता है, पर जैसे ही वो कहता है कि ये फूल जहरीला है, एना तुरंत उसे गिरा देती है। वो मुस्कुराते हुए कहता
है कि ये बस झूठ था, ये जहरीला नहीं है, फूल भी सेम है, सिर्फ तुम्हारी सोच बदली। विचेस की पावर के साथ भी ऐसा ही है, ना वो अच्छी है ना बुरी, बस वो है। सब सिर्फ लोगों की सोच है और सोच बदली जा सकती है। एना रो पड़ती है, कहती है कि पावर्स खतरनाक होती हैं। एक हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो सबको हर्ट कर सकती है। प्रिंस उसे फोर्स नहीं करता, बस कहता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मरने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारे फादर तक विचेस से नफरत करते हैं, क्या ये तुम्हें सही लगता है? तुम्हारी जिंदगी वापस नहीं आएगी। फिर वो उसे सबसे बड़ा ऑप्शन देता है कि मेरे साथ एक नई दुनिया बनाने में मदद करो जहाँ विचेस फ्री हो। एना फ्रीज हो जाती है। वो हल्के से कहती है कि मैं भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस जीना चाहती हूँ, पढ़ना, कुछ सीखना, शायद खुलकर गाना, एक नॉर्मल लाइफ। वो पूछती है कि क्या वो ये जो सब सपने दिखा रहा है एक दिन सच में आएगा? वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन साथ में काम करना पड़ेगा। उस दिन तक वो मुझे नहीं जानती थी, पर मेरे हाथ बढ़ाने को जानती थी। प्रिंस वहाँ उसे कहता है कि अपनी पावर्स को ट्रेन करे ताकि पूरा कंट्रोल आ जाए। उस रात हम देखते हैं एक फीमेल मिस्टीरियस एसेसियन ने विचेस को मैसेज भेजा है इस प्रिंस के नए बिहेवियर के बारे में। अगले दिन वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। वो समझ जाता है कि ये बॉर्डर सिटी एक माइनिंग टाउन है जो नोबल्स की करप्शन में दब चुका है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खेती ही नहीं होती। वो बारोफ से पूछता है कि तो फूड का क्या सीन है? वो बताता है कि जो और प्रोड्यूस होता है उसे लॉन्ग सॉन्ग किले के साथ ट्रेड किया जाता है। बेसिकली ये सिटी उनकी प्रॉपर्टी जैसी ट्रीट होती है और वो बस उतना ही फूड देते हैं कि वर्कर्स जिंदा रह सकें। पहले वाला रूलर जो यहाँ का था बोरिस, ब्लाइंडली उनकी बात मानता था और सारा और उन्हें दे देता था, बस थोड़े से फूड के बदले। प्रिंस बोरिस के बारे में कहता है कि मैंने कभी उस पर ट्रस्ट नहीं किया, मुझे पता था कि उसकी टेरिटरी लेने के बाद मैं उसका डायरेक्ट दुश्मन बन गया हूँ। बारोफ कंफर्म करता है कि बोरिस और बाकी नोबल्स के पर्सनली इंटरेस्ट लॉन्ग स्लॉन्ग किले से जुड़े हुए हैं। उन्हें और प्रोडक्शन की कोई परवाह नहीं होती और जो फूड भेजते हैं वो बस लोगों को जिंदा रखने के लिए इनफ होता है। प्रिंस तुरंत डिसाइड करता है कि ये सब अब खत्म करना होगा। आज से लॉन्ग सॉन्ग किले के साथ सारी ट्रेड बंद। वो प्लान बताता है कि हम अपना और विलो सिटी को बेचेंगे और फूड डायरेक्ट उनसे ही खरीदेंगे। बारोफ चिंता करता हुआ कहता है कि विलो सिटी इतना ज्यादा और हैंडल नहीं कर पाएगा। प्रिंस कामली कहता है अगर प्राइस हाफ कर दे तो इतना प्रॉफिट देख करके तो कोई मना नहीं करेगा ना। बारोफ अब फ्यूचर को देख करके चिंता करता है क्योंकि हम अपना स्टॉक खत्म कर देंगे। तब मैं यहाँ अपना लॉन्ग टर्म विजन बताता हूँ। जब रिसोर्सेज बिल्ड हो जाएंगे तब एक्सपेंड करेंगे। ये सिटी रिवर के सोर्स पर है जो पूरे किंगडम से होकर गुजरती है। अगर हम शिप्स बना लेते हैं तो पूरे किंगडम में ट्रेड कर सकते हैं। रूबी वुड रिवर हमारा सिल्क रोड बन जाएगा। बारोफ कंफ्यूज हो जाता है, कहता है पर हम सिल्क तो बनाते ही नहीं। प्रिंस हंसते हुए कहता है कि भाई ये बस एक कहावत है। तब बारोफ बड़ी प्रॉब्लम बताता है, अगर हमने ये किया तो लॉन्ग सॉन्ग किला विंटर में लोगों को शेल्टर नहीं देगा। प्रिंस पूछता है कि विंटर में किले की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। बारोफ एक्सप्लेन करता है कि विंटर में मॉन्स्टर्स निकल आते हैं, ड्रैगन स्पाइन माउंटेन से नर्क के दरवाजे खुलते हैं और जानवर तब करप्ट होकर के डिमोनिक बीस्ट बन जाते हैं। वो ग्रुप्स में अटैक करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्योंकि सिटी के पास वॉल्स नहीं है तो हर साल लोग लॉन्ग सॉन्ग किले में जाकर के छुपते हैं। ये सुन करके अब मुझे समझ आ जाता है कि जब तक इन मॉन्स्टर्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं यहाँ कुछ नहीं बिल्ड कर सकता। वो फिर पेट्रोल कैप्टन्स और एक हंटर को बुलाता है जो पहले बीस्ट से लड़ चुके हैं। एक कैप्टन बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके सामने घबरा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरा कैप्टन आगे आता है और बताता है कि ऑटम के एंड पर हम फॉरेस्ट मॉनिटर करते हैं, जैसे ही बीस्ट का साइन मिलता है हम सिग्नल फायर जलाते हैं और रूबी वुड रिवर के थ्रू सब लोग लॉन्ग सॉन्ग किले में भाग जाते हैं। प्रिंस पूछता है कि रिवर के दूसरी तरफ अटैक होता है क्या। वो कहता है कि नहीं, रिवर डीप है और करेंटली स्ट्रॉन्ग है और हिस्ट्री में कभी किसी बीस्ट ने इसे क्रॉस नहीं किया। तब प्रिंस पूछता है कि ये डिमोनिक पीरियड कितना होता है। वो कहता है कि 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ और बर्फ हट नहीं जाती। लेकिन पिछले साल ये 4 महीने तक चला था और बहुत लोग तो भूख से मर गए थे। प्रिंस पूछता है कि किले के अंदर होते हुए भी लोग भूख से कैसे मरे। वो बताता है कि फूड ओड के हिसाब से मिलता है। 3 महीने तक राशन तो चल जाती है लेकिन चौथे मंथ में और खत्म हो जाता है और क्योंकि वापस सिटी जाकर के माइनिंग नहीं कर सकते तो लोग किले के अंदर ही भूख से तड़प कर मर जाते हैं। यहाँ तक अब मुझे क्लियर हो गया था कि लॉन्ग सॉन्ग किला लॉन्ग टर्म ऑप्शन है ही नहीं। फिर वो हंटर आगे आता है और कहता है कि उसने 2 बीस्ट मारे हैं, एक म्यूटेंट बियर और एक म्यूटेंट वुल्फ। वो एक्सप्लेन करता है कि ये बस करप्टेड एनिमल्स होते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है उतना ही डेंजरस बीस्ट बन जाता है। वुल्फ और फास्ट हो जाता है, बियर की स्किन इतनी हार्ड हो जाती है कि क्रॉसबो भी छेद नहीं सकता। प्रिंस उससे पूछता है कि पर ये तो आखिर एनिमल्स ही है ना। हंटर एग्री करता है लेकिन वार्न भी करता है हाइब्रिड बीस्ट भी होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विंग्स ग्रो कर सकते हैं और उनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप कहीं भी छुपो वो आपको ढूंढ लेंगे। वो अपने शिकारों के साथ खेलते हैं जैसे उन्हें दर्द देना पसंद हो। एक रियल डीमन
ह्यूमंस की तरह। प्रिंस उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो सर झुकाए क्यों खड़ा है। कार्टर बताता है कि ये सैंड पीपल से है और एग्जाइल है मोजिन क्लैन से। प्रिंस उससे कहता है कि सर ऊपर उठाओ, तुम कौन हो मैटर नहीं करता, जब तक तुम बॉर्डर सिटी में हो तुम मेरे लोग हो। और तब वो अपना नाम आयरन एक्स बताता है। प्रिंस सभी को आने के लिए थैंक्स बोलता है और हर एक को 10 सिल्वर कॉइन रिवॉर्ड देके भेज देता है। फिर वो कार्टर के साथ बॉर्डर जाता है जहाँ सिग्नल फायर चलाया जाता था। उस एरिया को स्टडी करने के बाद वो नोटिस करता है कि लोग माउंटेन से सीधा रिवर की तरफ भागते हैं। वो पूछता है कि यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा। कार्टर कहता है कि लगभग 600 मीटर। तभी कार्टर कहता है कि माफ कीजिएगा अगर बात बुरी लगे तो, लेकिन कहीं आप डिमोनिक पीरियड में यहीं रहने का तो प्लान नहीं बना रहे हैं। यहाँ प्रिंस हाँ कहता है। कार्टर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था क्योंकि सिटी में सिर्फ थोड़े से गार्ड्स हैं, कैसल में 2000 लोगों के लिए जगह ही नहीं है और डिमोनिक बीस्ट को हॉर्ड के अगेंस्ट डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रिंस सीधा आगे देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ और अपने लोगों को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो लगता है अपने इंजीनियर वाली कॉन्फिडेंस के साथ बोलने कि हम इतिहास की सबसे मजबूत दीवार बनाएंगे और ये बीस्ट का झंझट हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उधर बारॉफ कंफ्यूज है कि मेरे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। उसे याद आता है कि पहले वाला रोलैंड कैसा था, सबसे बड़ा फेलियर, यूजलेस, रॉयल फैमिली के नाम पर कलंक, ऐसा बंदा जिसे अपने भाई भी इग्नोर करते थे, एक ऑकवर्ड और अनइम्पोर्टेंट पर्सन जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। और बारॉफ ने प्रिंस के अंदर काम करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि किंग ने प्रॉमिस किया था कि उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन अब बारॉफ को मेरा ये बदलाव देख करके सोच में पड़ गया है कि गुरु आखिर इस बंदे के साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एना को बचाने के बाद से मैं पूरा बदल जो गया हूँ। एक रात में ही मैं स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंट बन गया। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूँ जो बारॉफ ने कभी सुने भी नहीं थे, जैसे सिल्क रोड और भी सारी चीजें। मैं चर्च को एनिमी मान रहा था और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा था। मेरे पास फ्यूचर का फुल प्रूफ प्लान था। बारॉफ को मानना पड़ता है कि मेरी विजन ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डिमोनिक पीरियड सर्वाइव नहीं कर पाए तो ये सब यूजलेस हो जाएगा और विंटर सिर्फ 3 महीने दूर है और मैं 600 मीटर वॉल बनाने की बात कर रहा हूँ। बारॉफ के लिए ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो कर भी सकता हूँ। उधर कार्टर वर्कर्स को मैनेज कर रहा होता है। लाइमस्टोन लाओ, क्ले लाओ, सबको क्रश करो, मिक्स करो, और एना अपनी फायर मैजिक से मेल्ट कर रही थी। फिर उसे कहता है कि इसमें जिप्सम मिलाओ और उसे पाउडर बनाओ। कार्टर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि प्रिंस ये क्या है और ये सब हम क्यों कर रहे हैं। वो मुस्कुरा करके कहता है कि ये एक नई विद्या है। थोड़ी देर में वो मिस्टीरियस पाउडर रेडी हो जाता है। वो एना से कहता है कि मिस एना, अब मैं तुम्हें अपनी मैजिक दिखाता हूँ। एना पूछती है कि मैजिक आपको भी आता है क्या? वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा मैजिक थोड़ा अलग है, इसका नाम है साइंस। फिर वो कार्टर से कहता है कि पाउडर को पानी में मिलाओ और स्टोन पर डालो, देखना कल तक ये सॉलिड बन जाएगा। कार्टर थोड़ा डाउट करता है, वो टिपिकल फेस कि हाँ प्रिंस, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। वो एना से पूछता है कि क्या तुम बिलीव करती हो? वो तुरंत कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ। अगले दिन वो कार्टर से कहता है कि इसे तोड़ के दिखाओ। कार्टर पूरी ताकत से सॉवल मारता है और चट्टान सी आवाज आती है। वो पत्थर स्टील जैसे हार्ड हो चुके होते हैं। कार्टर एक्साइटेड हो जाता है और कैलकुलेट करने लगता है कि इससे तो 5 साल में पूरी वॉल बन सकती है, कैसल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन प्रिंस तो कुछ और बड़ा ही सोच रहा था। 10,000 हाउसेस बन सकते हैं, लोगों को शेल्टर मिल सकता है, सब खुश रह सकते हैं। फिर उससे कहता है कि हम सबके लिए बेटर घर बनाएंगे, ऐसा घर जो आंधी तूफान भूकंप से भी डिस्ट्रॉय ना हो। वो कार्टर को वॉल कंस्ट्रक्शन का हेड बना देता है और एना को बोलता है कि वो रोज इन मटेरियल्स पर काम करे। जाते वक्त कार्टर पूछता है कि वैसे प्रिंस, इस पाउडर का नाम क्या है? वो मुस्कुरा करके कहता है कि सीमेंट। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। एक प्रॉब्लम आती है कि कंस्ट्रक्शन स्लो चल रहा होता है। बारॉफ बताता है कि कार्टर मेहनती है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है और 600 मीटर वॉल बनाने के लिए हमें एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट चाहिए। तब प्रिंस को समझ आता है कि सीमेंट पावरफुल है, लेकिन अकेला सब सॉल्व नहीं कर सकता। फिर वो बारॉफ से कहता है कि तुरंत जाओ और स्टोन मेसन्स को ढूंढो। बारॉफ ने बताया कि फ्रंटियर सिटी में कोई इतना स्किल्ड नहीं है। प्रिंस कहता है तो बाहर के शहर में ढूंढो, लॉन्ग सॉन्ग किला जाओ, विलो सिटी, जहाँ जाना पड़े जाओ। उधर हम दूसरी तरफ एना के पुराने टीचर को देखते हैं जो सिटी में फांसी वाले जगह के सामने रुकता है। वो वहीं खड़ा देख रहा होता है, सोचते हुए कि यहीं पे उसकी स्टूडेंट एना को फांसी दी गई होगी। वो अभी भी दुखी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी एक और स्टूडेंट ने बताया था कि वो भी एक विच है। उसके स्टूडेंट्स को ऐसी सजा मिले, उसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर है। तभी एक आदमी उसे बुलाता है क्योंकि वो थोड़े लोगों में से लग रहा था जो पढ़ सकते हैं, और उससे बोलता है कि जरा पढ़ के बताना तो ये रॉयल नोटिस कैसा है। टीचर जोर से पढ़ता है, जॉब्स ओपन है, 20-40 साल के लोग पत्थर तोड़ने के लिए, कोई भी जेंडर चलेगा, जनरल वर्कर्स और मास्टर बिल्डर्स जिनको किले या बड़े इमारतों का एक्सपीरियंस हो। सैलरी बहुत अच्छी है
और मास्टर बिल्डर्स को 1 गोल्ड कॉइन पर मंथ मिलेगा। लोग पागल हो जाते हैं एक्साइटमेंट में कि उन्हें कमाने का मौका मिल रहा है। टीचर समझ जाता है कि ये उसके लिए भी लाइफ चेंजिंग चांस है। वो सीधा इंटरव्यू के लिए भागता है। प्रिंस के पास आकर के कहता है कि मेरा नाम कार्ल वान वेट है, मैं यहाँ टीचर हूँ, लेकिन मैंने पैलेस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है और कई पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे एसफोर्ड में भी। तभी बारॉफ तुरंत डाउट करता है एसफोर्ड नाम सुन के और पूछता है कि क्या तुम उसके मेंबर थे। कार्ल कहता है कि हाँ। प्रिंस सीधा पूछता है कि एसफोर्ड के टाइम तो कोलैप्स हुआ था ना और सारे गिल्ड मेंबर्स को मार दिया गया था। कार्ल गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो कहानी झूठी है और बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने रिश्वत लेकर के काम किया था, गलत टाइप का स्टोन यूज करवाया था जबकि उसे वार्न किया गया था। वार्निंग्स इग्नोर हुई, एक्सीडेंट हुआ और एंड में एडमिनिस्ट्रेटर बच गया और स्टोन मेसन्स को मार दिया गया। मुझे पहले ही पता चल गया था तो मैं रात में ही भाग गया और तब से छुप रहा हूँ। प्रिंस उसे सीधा पूछता है तो वो ये सब अब क्यों बता रहा है, अपनी जान रिस्क में डालते हुए। कार्ल कहता है कि मुझे पता है कि उस समय मैं अगर नहीं भागता तो मर जाता। मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक चांस दिया जाए। मैं जिंदगी भर स्टोन मेसन रहा हूँ, मुझे सब ठीक करना है। प्रिंस बारॉफ से पूछता है। बारॉफ कहता है कि कानून के हिसाब से ये क्रिमिनल है, इसे मार देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए इसे हायर करना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। प्रिंस उठते हुए कहता है कि कार्ल, आज से तुम्हारे सारे क्राइम्स माफ, तुम अब से मास्टर बिल्डर हो और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में मेंबर भी। कार्ल हैरान हो जाता है, उसे तो लग रहा था कि उसने ये सब बता करके अपनी मौत ही मांग ली हो। प्रिंस उठते हुए मैप दिखाता है कि यहाँ वॉल बनानी है। कार्ल कहता है कि 150 लोगों के साथ तो 3 साल लगेंगे। प्रिंस कहता है कि हमें डिमोनिक पीरियड से पहले खत्म करना है। कार्ल तुरंत फिर प्लान चेंज करता है, हाइट और विड्थ कम करते हैं, 200 लोगों के साथ 1 महीने में फाउंडेशन बन जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि स्टोन तोड़ना और लाना मुश्किल काम है। तब प्रिंस उसे बोलता है कि अगर मैं स्टोन टाइम पर दे दूं तो 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। कार्ल कहता है कि हाँ। तब प्रिंस कहता है कि आओ तुम्हें कुछ मैजिक दिखाता हूँ। कार्ल जब सीमेंट देखता है तो वो लिटरली शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी सी हो जाती हैं और आवाज लड़खड़ाते हुए कि इससे तो स्टोन प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी, डेडलाइन इजिली मीट हो जाएगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कार्ल एक सीक्रेट बताना चाहता था। तभी एना नीचे आती है। कार्ल उसे देख करके फ्रीज हो जाता है। ये तो मर चुकी थी ना। एना बताती है कि ये मेरे टीचर हैं। कार्ल इमोशनल हो जाता है कि मैं तुम्हें सपनों में देख रहा था, मैं टूट गया था, तुम्हें जिंदा देख करके रिलीफ हो रहा है। वो घुटनों पर बैठ करके प्रिंस से थैंक्स करता है एना को बचाने के लिए। वो कहता है कि मैं विचेस को बुरा नहीं मानता, मैं चर्च की तरह उन्हें हंट नहीं करूंगा। तब कार्ल बोलता है कि सिटी में एक और विच है। प्रिंस हल्का सा स्माइल लेता है तो कार्ल कहता है कि एक छोटी लड़की है जिसका नाम नैना है, उसे अभी पता चला है कि वो विच है। फिर कार्ल गलत समझ लेता है और बोलने लगता है कि कितनी लकी है ना कि वो आपके हरेम में आ रही है और नैना वो भी बड़ी होके एक खूबसूरत लड़की। बारॉफ जोर जोर से हंसने लगता है। तब प्रिंस एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कार्ल तुम सब गलत समझ रहे हो, मैंने एना को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे इसकी मदद चाहिए थी, उसी की वजह से मैं ये सीमेंट बना पा रहा हूँ। कार्ल का चेहरा लाल हो जाता है शर्म के मारे। फिर वो उसे अलग ले जाकर के बात करता है। चलते वक्त बारॉफ धीरे से वार्न करता है कि नैना एक नोबेल की बेटी है, अगर नोबेल्स को पता चल गया कि वो विच है तो सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। प्रिंस कार्ल से कहता है कि तुम उसे उसके रेगुलर लेसन के टाइम पर मेरे पास ले आओ और बारॉफ को बोलता है कि उसे चुपचाप अंडरग्राउंड किचन में ले आना बिना किसी को पता चले। थोड़ी देर बाद नैना आ जाती है। उसके गाल लाल हो रहे होते हैं। साफ पता चल रहा था कि कार्ल ने रास्ते में जरूर उससे कुछ अजीब बातें बोली होंगी। प्रिंस उसे अपना इंट्रो देता है और कहता है कि यहाँ आके बैठ जाओ, पर वो छोटी बच्ची शर्मीली और थोड़ी सस्पिशियस नजर से देख रही होती है। तब वो लड़कियों पे काम आने वाला अल्टीमेट वेपन यूज करता है, केक पेस्ट्री। नैना ऑलमोस्ट मान जाती है लेकिन लास्ट सेकंड पर फिर रुक गई थी। तभी एना नीचे आती है और उसे देख करके वो रो पड़ती है, भाग के उसके गले लगती है बड़ी दीदी कह करके। थोड़ी देर बाद एना के साथ बैठी हुई नैना केक पेस्ट्री खा रही होती है, अब बिना गिल्ट के। और इसी मोमेंट में प्रिंस उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम विच हो, पर ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। नैना बताती है कि 1 हफ्ते पहले मुझे एक चिड़िया मिली थी जिसका पैर टूट गया था, मैं उसे बचाना चाहती थी। तब मुझे फील हुआ जैसे मेरे हाथों से कुछ निकल रहा हो, जैसे पानी का चिपचिपा गोला। वो बर्ड के अराउंड रैप हो गया और वो ठीक हो गई। प्रिंस तुरंत समझ जाता है कि नैना के पावर्स हीलिंग है। वो कार्टर को भेजता है इंजर्ड या कोई डेड जानवर ले आने टेस्ट के लिए। नैना थोड़ी नर्वस होती है लेकिन अपनी पावर्स दिखाती है। प्रिंस एक एक करके टेस्ट लेता है। घाव भर हो सकती थी, कटा हुआ अंग जोड़ सकती थी, लेकिन अगर कोई पार्ट पूरी तरह से खो गया हो तो रीग्रो नहीं कर सकती, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। कार्टर सब देखता है और कहता है कि लोगों को बचाना नाइट का काम होता है, लेकिन इस तरह देखना ये तो कुछ अलग ही है। और वो मानता है कि अब उसे समझ आ रहा है कि प्रिंस विचेस के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि उनकी पावर्स को सही जगह इस्तेमाल किया जा सके। प्रिंस कार्टर से कहता है कि नैना को रेगुलरली यहाँ लाने का सिस्टम बनाओ बिना किसी को पता चले, उसे ट्रेन करना है। कार्टर पूछता है कि उसे यही मेंशन में क्यों नहीं रख लेते। प्रिंस उसे समझाता है कि अब तक नैना एक्सपोज नहीं हुई है
और वो नोबल फैमिली से भी है। अगर अभी उसे ओपनली यहाँ रखा जाएगा तो नोबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और हम अभी इस पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं। फिर वो रूम की तरफ देखते हुए कहता है कि सिर्फ डिमोनिक बीस्ट ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे और भी एनिमीज हैं और वो हमारे बहुत पास ही रहते हैं। तो अब तक की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है और अगर इसका आगे का पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी कैसा लगा ये एनिमे, अभी ऑनगोइंग ही चल रहा है तो बताना मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। बाकी इसका स्क्रिप्ट राइटर ने थोड़ा लोचा कर दिया है, मिक्स विक्स कर दिया, पर ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।